आज हम लोग पढ़ेंगे फिनालों का नामकरण एवं समावयवता। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनालों का नामकरण। फिनालों का नामकरण, सबसे पहले हम इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, फिनालों का नामकरण साधारणतः इस परिवार के सबसे सरलतम सदस्य फिनाल को व्युत्पन्न मानकर या फिनाल का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। और जो प्रतिस्थापी होते हैं, जिसमें जो प्रतिस्थापी आते हैं, प्रतिस्थापी की स्थिति जो होती है, प्रतिस्थापी की स्थिति को हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर 1 और 2 की स्थिति है, इसके लिए हम आर्थो शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 और 3 की स्थिति है तो इसके लिए मेटा शब्द इस्तेमाल करते हैं। 1 और 4 की स्थिति है तो इसके लिए पैरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। और शेष प्रतिस्थापी जो होते हैं उनको हम मोनो, डाई, ट्राई आदि हाइड्रोक्साइड यौगिक जो होते हैं उनके आधार पर लिखते हैं। जैसे ध्यान दें, अगर एक एरोमेटिक वलय है, एक एरोमेटिक वलय में प्रतिस्थापियों की स्थिति या हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति अगर यहाँ 1 नंबर पर है यहाँ, और यहाँ पर प्रतिस्थापी लगा है, या यहाँ जो है बेंजीन वलय है, यहाँ प्रतिस्थापी लगा है, या ये बेंजीन वलय है, यहाँ प्रतिस्थापी लगा है। ये क्या स्थिति है? 1 2 की है। यह क्या स्थिति है? 1 3 की है। यह स्थिति है 1 4 की है। तो इसको कहते हैं, यहाँ हम आर्थो शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए मेटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए पैरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो साधारण पद्धति में इसे कहते हैं आर्थोक्रिशॉल। आर्थोक्रिशॉल, इसे कहते हैं मेटाक्रिशॉल, इसे कहते हैं पैराक्रिशॉल। पैराक्रिशॉल। लेकिन आईपीएससी पद्धति के अनुसार इन प्रतिस्थापियों को हम इनके पूर्वलग्न के, ये पूर्वलग्न है और इन्हें पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं। और इसके लिए जो होता है, हम इसे चूंकि फिनॉल का व्युत्पन्न मानते हैं इसलिए फिनॉल रखते हैं। जैसे इसका आईपीएससी पद्धति में नाम देखें, IUPAC सिस्टम में इसका नाम क्या है? तो इसको हम लिखेंगे, प्रतिस्थापी कौन है? 2 है, तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल, अब इसको लिख लेंगे हम फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल या 3 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल। उसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे? 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। आपको स्पष्ट हो गया कि किसी भी फिनॉल का नामकरण जो होता है उस फिनॉल के सबसे, फिनॉल श्रेणी के या एरोमेटिक हाइड्रोक्सी श्रेणी के सबसे सरलतम सदस्य फिनॉल का व्युत्पन्न मान के किया जाता है। और प्रतिस्थापियों की स्थिति को हम उसके हिसाब से लिखते हैं। 1 2 पर है तो आर्थो, 1 3 पर है मेटा, 1 4 पर है पैरा। तो
तो ये साधारण पद्धति में तो हम इसको आर्थो मेटा पैराफिशाल कहते हैं, लेकिन आईपीएससी पद्धति के हिसाब से अगर ये वरिष्ठ ग्रुप है और इसके साथ अगर इससे कोई लघु ग्रुप लगा हुआ है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले पूर्वलग्न लिखते हैं, इसके बाद इसमें इसका अनुलग्न जो होता है फिनॉल है, उस फिनॉल शब्द को इस्तेमाल कर देते हैं। अब इसके स्थान पर यदि हम ये मान लें कि यदि कोई डाई या फिर आपका ट्राइफिनॉल हो, हाइड्रोक्सी फिनॉल हो, अगर मोनोडाई ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल, अभी वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक फिनॉल की स्थिति ये हो जाए तो हम क्या कहेंगे, जैसे इसके साथ ये तो हमारा हो गया एरोमेटिक यौगिक, इसके साथ यहाँ OH लगा है और एक OH यहाँ भी लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे। अब देखिए चूंकि यह बेंजीन का व्युत्पन्न है, फिनॉल जो होता है बेंजीन का व्युत्पन्न है, इसलिए इसको हम कहेंगे बेंजीन। बेंजीन अब किस किस नंबरों पर लगा है, 1, 2, कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो इसको हम कहेंगे डाई-ऑल। डाई-ऑल, बेंजीन 1,2 डाई-ऑल हो गया। इसी तरह से अगर ये कंडीशन बन जाए, ये कंडीशन हो, यहां पर लगा हो CH3, यहां लगा हो OH, यहां भी लगा हो OH, अब आप बताएं इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, क्या नाम देंगे इसको, किस नाम से जानेंगे इसको, इसका नाम क्या होगा। तो अब आप यहां से ध्यान दें कि हम नंबरिंग करेंगे कहां से, 1, 2, 3, क्या नाम देंगे इसको, 3 मेथिल। अब बेंजीन, 3 मेथिल बेंजीन किस किस नंबरों पर लिखा हुआ है, 1, 2 डाई-ऑल। इस तरह से फिनालों का नामकरण साधारण रूप में अगर हम देखें तो हम इस रूप में करते हैं कि अगर डाई है, ट्राई हो सकता है, जैसे यहाँ पर लग जाए तो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल या बेंजीन मेथिल बेंजीन फिनॉल, इसका नाम हम दे सकते हैं। अब ऐसा होता है कि ये तो पहला रूल हो गया कि अगर ये सीधा इस तरह से जुड़ा हो, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल अगर हो तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉलों के लिए इस तरह हम नाम लिखते हैं, डाई या ट्राई हाइड्रोक्सी हो तो इनका इस तरह प्रयोग करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन ये बन जाती है, यहाँ पर हम लेते हैं कि कुछ ऐसे फिनॉल हो जो फिनॉल जो है फिनालों के साथ अपने से कोई उच्च समूह लगा हुआ हो, यानी उस फिनालों के साथ बेंजीन बनने पर अन्य क्रियात्मक समूह भी हो। अन्य क्रियात्मक समूह जैसे आपका CHO समूह हो जाए, या फिर CO कार्बोक्सिलिक एसिड समूह हो जाए, या सल्फोनिक एसिड समूह हो जाए। तो अब ऐसे यौगिकों में ऐसे अल्कोहलों का नामकरण कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये फिनॉल है और इस फिनॉल के साथ ये है फिनॉल और इस फिनॉल के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, इसका नाम हम क्या देंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इस बेंजीन वलय के साथ एक बड़ी श्रृंखला जुड़ी हुई है, बड़ी श्रृंखला जुड़ी है, तो नंबरिंग चूंकि हम अलग से जब होता था तो हम नंबरिंग वहीं से करते थे भाई, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रायः सिरे पर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि साइक्लिक यौगिक है इसलिए यहाँ हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1, 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसका पूर्व लग्न या इसका मतलब प्रफिक्स लिखा जाएगा। अब हम सफिक्स यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हम अल इस्तेमाल कर रहे थे 1, 2 डाई, अब ये यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी और फिर क्या हो जाएगा, अब इस पूरे यौगिक का नाम लिखेंगे, कौन सा यौगिक हो गया, अगर यहाँ CHO लगा भाई, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड। वैसे ही इसमें देखिए अगर
हम इसी जगह पर क्या जोड़ देते, COOH, तो इसको हम लिखते या यहाँ जोड़ देते COOH, तो इसको हम क्या कहते, यहां से हटा करके 3 हाइड्रोक्सी फिर हो जाता बेंजोइक एसिड। यहां से कर देंगे जैसे ये वाला यौगिक यहाँ पर देखें कि एक फिनॉल हमारा ये होता है, ये एक फिनॉल है, अब हम लोग देखते हैं फिनालों में समावयवता को। समावयवता, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, यहाँ आइसोमेरिज्म फिनॉल के लिए कि फिनॉलों में कौन सी समावयवता पाई जाती है, कौन सी समावयवता फिनॉल प्रदर्शित करते हैं। तो समावयवता होती क्या है, सामान्यतः जानते हैं कि समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता होती क्या है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, उनके संरचना सूत्र भी समान होते हैं, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी समान होता है, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। यहाँ पर दो तरह की समावयवता पाई जाती है। पहली समावयवता जो होती है वह स्थान समावयवता है, स्थान समावयवता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए स्थान समावयवता होती क्या है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी समान हों, परंतु उनमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होता है उस क्रियात्मक समूह के स्थिति में, यानी जो श्रृंखला होती है उसमें स्थिति में भिन्नता होने के कारण ये दूसरे के स्थान समावयवी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम समानता देखते हैं इसमें कि जैसे यहाँ हमने लिया, ये हमारा एक यौगिक है फिनॉल में, यहाँ है CH3 और दूसरे कंडीशन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ OH है, यहाँ है CH3। तीसरे कंडीशन में हम लोग देखते हैं OH और यहाँ है CH3। देखिए यहाँ एक ही बेंजीन वलय सब में है, एक प्रतिस्थापी मेथिल समूह सब में है, एक मुख्य क्रियात्मक समूह सभी में है, यानी दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, संरचना सूत्र, क्रियात्मक समूह सब समान है। लेकिन जो प्रतिस्थापी हैं, इन प्रतिस्थापियों की स्थिति जो होती है वह श्रृंखला में भिन्न होने की वजह से ये एक दूसरे के क्या होते हैं, स्थान समावयवी हैं। इसका मतलब है कि हम ये देखें कि जो हमारा आर्थोक्रिशॉल होता है, आर्थोक्रिशॉल, ये है मेटाक्रिशॉल, मेटाक्रिशॉल, और यह जो होता है पैराक्रिशॉल, ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के स्थान समावयवी हैं। फिर से एक बार हम देखते हैं कि फिनॉल जो होते हैं वो दो तरह की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहली समावयवता होती है स्थान समावयवता, यानी जिसको हम कहते हैं पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों, संरचना सूत्र समान हो, उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भी समान हो, लेकिन जो प्रतिस्थापी हैं इन प्रतिस्थापियों की श्रृंखला में स्थिति भिन्न होती है। यह क्या है आपका 1 2 1 3
1 4, यहाँ पर हम देखें क्या इनके स्थान चेंज है, या 1 2 है, यहाँ क्या है 1 3 है, यहाँ क्या है 1 4 है। तो जब इनके स्थान भिन्न होते हैं, इनके स्थान भिन्न हो तो स्थान भिन्न होने की वजह से जो समावता बनेगी उसे कहेंगे स्थान समावता। तो स्पष्ट हो गया कि जितने भी फिनॉल होते हैं पहले स्थान समावता प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी जो इनमें समावता पाई जाती है वह होती है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता भी इनमें पाई जाती है। क्रियात्मक का मतलब होता है कि इनमें जो होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। क्रियात्मक समावता जैसे देखिए यहां C6, या इसको ऐसे लिख लेते हैं H4C6, यहाँ है OH, यहाँ है CH3। इसको कहते हैं आर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल। ये तीनों कंडीशन है इसमें, आर्थो मेटा पैरा तीनों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरा इसके साथ ये हो सकता है एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग, यहां पर है CH2OH। तीसरा कंडीशन एक बेंजीन रिंग, यहां से आप देखें यहां हो गया OCH3। देखिए इसको भी हम यहां लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग के साथ है तो यह 6 7 कार्बन, इसमें 6 7 कार्बन, 6 7 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 4 3 7 1 8, और यहाँ 1 2 3 4 5 2 7 1 8, यहाँ 1 2 3 4 5 3 8। तो सभी के अगर हम देखें तो अणुसूत्र समान हैं, सभी के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये क्रिस्टल है, यह क्या है एक एरोमेटिक, यह एक एरोमेटिक एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल है, और यह क्या है आपका एक ईथर है, यह क्या है एक ईथर है, मेथिल फेनिल ईथर। देखिए यहां से मेथिल है या मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन यहां लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिनॉल दो तरह की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समावयवता कहते किसको है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, उनके क्रियात्मक समूह या उनमें उनकी संरचनाओं में भिन्नता के कारण अगर उनके गुणों में भिन्नता आ रही तो उन्हें कहते हैं दूसरे के समावयवी। अब समावता यहाँ चूंकि जो आपकी संरचनात्मक समावता होती है वो 5-6 तरह की होती है, लेकिन यहाँ उसमें से दो ही दिखाते हैं, स्थान समावता और क्रियात्मक। स्थान समावता का मतलब है कि क्रियात्मक समूह समान है, प्रतिस्थापी भी समान है, लेकिन प्रतिस्थापियों की स्थिति भिन्न है। और क्रियात्मक समावता में क्या होता है, सभी में क्रियात्मक समूह भिन्न हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक फिनॉल है, यह एक एल्कोहल है, यह एक ईथर है। तो इस तरह से फिनॉल जो होते हैं वह दो तरह की समावता प्रदर्शित करते हैं। फिनॉलों में समावता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आइए अब देखते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर, फिनॉल की संरचना किस तरह की होती है। तो फिनॉल में अगर हम लोग देखें तो फिनॉल में OH समूह जो होता है एरोमेटिक वलय के साथ कैसे जुड़ा होता है, यहाँ पर हम फिनॉल को इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से O और यहाँ से होता है ये H है, इस तरह से। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बचेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसको ये कंडीशन देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड,
यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो अब आप ये बताएं कि ये जो ऑक्सीजन परमाणु होता है इस कार्बन परमाणु से किस संकरण द्वारा संकरित है। आपको बताया गया था कि अगर कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड होता है तो वहां कौन सा संकरण होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो कौन सा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो कौन सा संकरण होता है। तो एकल बॉन्ड में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपने पढ़ा था कि यहाँ sp होता है, यहाँ sp2 होता है, यहाँ sp3 होता है। तो जब डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो होता है कहीं भी जोड़े इसको, यह sp2 संकरित होता है, sp2 संकरित होता है। और इसमें जो आवंत की लंबाई होती है, इसके आवंत की लंबाई जो है वह आवंत लंबाई का मान इसमें जो होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम। यह जो आवंत की लंबाई होती है वो 1.36 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये जो कोण बनता है इसके बीच वह 109 अंश का होता है। यानी कुल मिलाकर के बेंजीन की संरचना में देखा जाए तो जो OH समूह होता है वो कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, और ये इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उपस्थित होते हैं, इसके साथ ध्रुवित होता है, जिसकी वजह से यहाँ का बॉन्ड जो होता है, यहाँ कोण बनता है 109 अंश का, आवंत की लंबाई होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम की, और ये कार्बन जो होता है sp2 संकरित होता है। इस तरह से ये फिनॉल की संरचना रही।